Welcome back everyone, I am Nabeen and today we are going to learn about the findings of the spirometry test। तो देखो अभी तक हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा स्पायरोमेट्री का अभी 4th लेक्चर ऑनगोइंग है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने स्पायरोमेट्री की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, इसके अलावा उसमें हमें कौन कौन से इंडिकेशंस की वजह से स्पायरोमेट्री परफॉर्म की जाती है, कौन कौन से स्पायरोमेट्री के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं और किस तरीके से स्पायरोमेट्री से पहले पेशेंट की प्रिपरेशन और इक्विपमेंट की प्रिपरेशन की जाती है, साथ ही स्पायरोमेट्री हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, उसके सारे स्टेप्स, प्री और पोस्ट टेस्ट के सभी स्टेप हम अभी तक हम देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम ये हमारा स्पायरोमेट्री का बेसिकली सबसे मेन लेक्चर है, क्योंकि इसी में हम जानेंगे कि हम स्पायरोमेट्री टेस्ट के बाद कौन कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। और आई प्रॉमिस यू कि इस लेक्चर के बाद में हम आपकी स्पायरोमेट्री की फाइंडिंग्स से और उस फाइंडिंग से हम किस तरह एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको इसके बाद में नहीं रहेगा। कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे, बट ये हमारी स्पायरोमेट्री फाइंडिंग्स का एक लेक्चर होने वाला है जिसमें हम स्पायरोमेट्री की 5 मेजर जो फाइंडिंग्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, वैसे स्पायरोमेट्री टेस्ट में हमें 20 to 25, 25 से लेकर 30 तक, वैसे हमें 20 से लेकर 30 तक कई सारी हमें फाइंडिंग्स मिलती है। इसमें 20 से लेकर 30 तक हमारे पास में रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं जिनमें हमें अलग अलग फाइंडिंग्स मिलती है। लेकिन हमारे पास जो टेस्ट के बाद में हमारे पास जो फाइंडिंग्स हमारे काम की होती है, बेसिकली जिनसे हम किसी पर्टिकुलर उस रिपोर्ट की हम डायग्नोसिस करते हैं, पर्टिकुलर उस रिपोर्ट की डायग्नोसिस तो नहीं बोल सकते, पर्टिकुलरली उस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उसको अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 मेजर फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती है। स्पायरोमेट्री में हमें 5 मेजर फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, जिनमें से फर्स्ट हमारी फाइंडिंग होती है FVC, जो रेड कलर से यहाँ पे डिनोटेड है। ये सभी हमारी स्पायरोमेट्री की फाइंडिंग्स है। फाइंडिंग्स मतलब हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वहाँ से स्पायरोमेट्री कराने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, टेस्ट से हमें क्या मिला, उसे हम फाइंडिंग बोलते हैं। अब पहली स्पायरोमेट्री फाइंडिंग हमारे पास में, और बेसिकली ये सब क्या होंगे, हम क्या कर रहे हैं, एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो स्पायरोमेट्री की फाइंडिंग्स क्या होती हैं, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो पहली कैपेसिटी हमारे पास जो हमें मिलती है स्पायरोमेट्री से, वो मिलती है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पे सब में एफ वर्ड का यूज किया गया है। एफ डिनोट करता है यहाँ पे फोर्स को, फर्स्ट वाला जो एफ है। अब यहाँ पे फोर्स क्यों यहाँ पे है, क्योंकि हम यहाँ पे डायनेमिक लंग फंक्शंस को मेजर कर रहे हैं, डायनेमिक लंग फंक्शंस जो कि फोर्स को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा स्पायरोमेट्री बेसिकली हम फोर्स के साथ में परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हर जगह पर यहाँ पे आपको जो भी कैपेसिटी या यहाँ पे वॉल्यूम होगा उसमें आपको फोर्स देखने को मिलेगा। तो पहली जो हमारी स्पायरोमेट्री की फाइंडिंग होती है वो हमारी होती है FVC। F स्टैंड फॉर फोर्स्ड, V स्टैंड फॉर वाइटल और C स्टैंड फॉर कैपेसिटी। अब देखो, वैसे कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उस लेक्चर से चेक कर सकते हो कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन यहाँ भी हम एक एक चीज़ को समझते चलेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, क्योंकि वाइवा में आपसे सब यही पूछने वाले हैं, कोई प्रैक्टिकल में लिखने आएगा तो भी यही आएगा, और आपको भी पेशेंट्स जब आप देखेंगे तब भी आपको रिपोर्ट्स में यही सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो पहली जो हमारे पास फाइंडिंग आती है वो हमारी FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। अब बेसिकली फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि कंप्लीट इनहेलेशन के बाद में और एक्सहेलेशन के बाद में जो कंप्लीट इनहेलेशन के बाद में जो एयर लंग्स में होती है उसे क्या बोला जाता है, वाइटल कैपेसिटी। और उसी तरह फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी की हम डेफिनेशन देखते हैं। सो क्या है ये, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी फोर्सिबली एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर का वो मैक्सिमम वॉल्यूम कैन बी फोर्सिबली एक्सहेल्ड, जो फोर्स के साथ में हम लंग से बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद में। तो बेसिकली ये क्या है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी लंग्स में प्रेजेंट वो वॉल्यूम है या लंग्स में गैस का वो वॉल्यूम है जो हम मैक्सिमम इंस्पायरेशन, मतलब पूरी सांस अंदर भरने के बाद में पूरी ताकत के साथ हम लंग से जो एयर का वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं उसे बोला जाता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। बेसिकली गहरी सांस लेने के बाद में जितनी एयर लंग से बाहर निकाली जा सकती है ताकत के साथ में उसे बोला जाता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट फाइंडिंग है। अब ये क्या इंडिकेट करेगी हमारी, अगर हमारी फोर्स वाइटल कैपेसिटी में रिडक्शन होता है, ये क्या है, ये जो मार्क बना है रिडक्शन का है, नीचे जा रहा है मतलब घट रहा है। तो अगर फोर्स वाइटल कैपेसिटी में रिडक्शन होता है तो ये इंडिकेट करता है रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स को। कौन से डिसऑर्डर्स को इंडिकेट करता है, रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स को। अब ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली इस पर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए 2 टाइप के हमारे लंग डिसऑर्डर होते हैं। जो पहले टाइप का हमारा लंग डिसऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, और सेकंड टाइप का डिसऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर। अब दोनों में फ़र्क क्या है, तो देखो
ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से क्लियर है, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथ है उसमें कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आया है जिसकी वजह से हम सांस को प्रॉपरली छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर। मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथ है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर क्या है? रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हम लंग्स को कंप्लीटली एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन में सांस को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे सांस के छोड़ने में हमें दिक्कत आ रही है, मतलब एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब सांस बाहर छोड़ने वाले जो भी वॉल्यूम होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स में हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। अब रिस्ट्रिक्टिव में क्या है? रिस्ट्रिक्टिव में हम प्रॉपरली लंग्स में एयर को फिल ही नहीं कर पा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि प्रॉपरली लंग क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो हमारे क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स। तो अभी इतना समझ लो, बाकी एक कंप्लीट 2 से 3 लेक्चर बनेंगे इस पे ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में डिफरेंस करने के लिए, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं उनके। तो बेसिकली समझो कि ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसकी वजह से प्रॉपरली एयर हम छोड़ नहीं पा रहे हैं बाहर, मतलब लंग से एयर प्रॉपरली बाहर हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। और रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई रोक लगा रहा है लंग्स पर उनको फुली एक्सपेंड होने में, मतलब लंग्स को कोई एक्सपेंड नहीं होने दे रहा है ताकि अंदर पूरी हवा, अंदर पूरी सांस वहां पर जा पाए। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। तो यही हम बेसिकली दोनों डिसऑर्डर्स को पता लगाते हैं। और एक तीसरी कंडीशन होती है मिक्स कंडीशन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन भी रिस्ट्रिक्शन भी। कुछ पेशेंट ज़्यादा गॉड फॉरबिड उनमें ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको मिक्स डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो पहली हमारी जो फाइंडिंग मिली है वो क्या है, एफवीसी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या है, लंग्स का वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम एक्सहेल कर सकते हैं मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद में, मतलब एक गहरी सांस लेने के बाद में हम ताकत के साथ में जो भी लंग का वॉल्यूम हम एयर का वॉल्यूम हम जो लंग से बाहर निकालेंगे उसे बोला जाता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अगर इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने का मतलब देखो, अब रिडक्शन होने का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर। अब आप बोलोगे कि रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स को इंडिकेट क्यों करता है? देखो इसी से केवल पता नहीं चलेगा कि रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है, और भी क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे अपन समझ सकते हैं कि अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है एफबीसी में तो वो रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर को दर्शाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में जा रहा है? क्योंकि देखो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, अब वो क्योंकि तो छोड़ने से रिलेटेड है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जब लंग्स एक्सपेंड ही नहीं हो पा रहे हैं, लंग्स के अंदर सांस जा ही नहीं पा रही है, तो वो छोड़ेगा क्या? जब कुछ अंदर ही नहीं गया तो वो बाहर क्या निकालेगा? मान लीजिए आपके पास में एक कोई बैग है, बैग में आपने क्या बैग में आपने 10 कॉइन्स डाले, 10 सिक्के डाले, तो आप 10 सिक्के बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि लंग एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका बैग है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, तो आपने कुछ डाला ही नहीं है तो कुछ बाहर भी नहीं निकलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे होती है। तो बेसिकली फोर्स वाइटल कैपेसिटी में रिडक्शन क्या दर्शाता है हमारा, क्योंकि आप प्रॉपर भर ही नहीं पाए सांस। अब आपने 1 लीटर सांस अंदर ली है तो आप 1 लीटर ही छोड़ पाओगे ना। आप 6 लीटर की कैपेसिटी भले ही आपकी हो, लेकिन आपने 1 लीटर सांस अंदर ले पाए हैं, आपका लंग एक्सपेंड ही नहीं हुआ उतना, तो आप बाहर भी नहीं छोड़ पाओगे। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे एफबीसी हमारी डिक्रीज मिलेगी हमें। तो एफबीसी का रिडक्शन क्या देता है हमारा, रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं भाई सेकंड हमारी जो फाइंडिंग होती है उस पर। तो सेकंड हमारी फाइंडिंग आती है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली क्या है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, मतलब यहाँ भी सांस बाहर छोड़ने से बात चल रही है। हाँ, पूरे स्पायरोमेट्री टेस्ट में सांस बाहर छोड़ना ही हमारा मेन मोटिव है, बस उसी को हमें मेजर करना है बेसिकली, बाकी सब चलता रहेगा। तो फर्स्ट जो सेकंड हमारा है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जो हमने सांस को बाहर छोड़ा। अब देखो स्पायरोमेट्री में हम क्या करते हैं, पहले गहरी सांस भरते हैं, फिर झटके के साथ सांस को छोड़ते हैं और लगातार 6 सेकंड तक, लगभग 6 सेकंड तक सांस को छोड़ते जाते हैं, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम तक। तो अब 6 सेकंड तक का जो पूरा था, मतलब 6 सेकंड तक जो उसने छोड़ा उसे बोलेंगे हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी। लेकिन जो फर्स्ट सेकंड में उसने छोड़ा होगा, मतलब पहले सेकंड में जो उसने छोड़ दिया होगा, उसे बोलेंगे फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, क्योंकि उसने पहली बार में झटका दिया है, तो जो ज़्यादातर वॉल्यूम होगा ना वो इसी में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी का 80% तक होता है, मतलब मैक्सिमम क्या होता है हमारा, जो मैक्सिमम वॉल्यूम है हमने फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के रूप में निकाल दिया फर्स्ट सेकंड में, फिर दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, 5वां और 6वां सेकंड, इस तरीके से चलता है। तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो हमारी दूसरी फाइंडिंग है इन 1 सेकंड, इसका मतलब क्या होता है कि लंग्स द्वारा पहले सेकंड में छोड़ी गई गैस की मात्रा बेसिकली है। अब देखो डेफिनेशन से भी हम समझते हैं, वही लिखा होगा डेफिनेशन में, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्लोन आउट इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ एक्सपायरेशन, मतलब जब हमने सांस छोड़ना शुरू किया तो फर्स्ट सेकंड में हमने लंग्स में से एयर का जितना वॉल्यूम बाहर निकाला है, जितनी सांस हमने फर्स्ट सेकंड में छोड़ी है, उसे बोला जाता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। ठीक है, अब ये भी क्या देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सांस छोड़ते टाइम पे हमने क्या बिल्कुल एकदम शुरू वाली कंडीशन है, पीक की कंडीशन। तो पीक कंडीशन में हमने क्या बिल्कुल झटका दिया है, फोर्स लगाया है। अब फोर्स लगाया है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। मानो जैसे कि आप मान लो एक पाइप है आपके पास में, ये इस तरीके से
जगह भी नहीं बची है बोर्ड पे, इतना बड़ा पोर्शन था, यहाँ पे बना देता हूँ। देखो जैसे ये मानो आपके पास में पाइप है, अब यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, अब आपने क्या करा, यहाँ से ताकत से सांस छोड़ी, आपके फेफड़े से यहाँ से ताकत से सांस छोड़ी, लेकिन क्या है यहाँ पे हमारे पास में क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पे हमारे पास में एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा हुआ है, कुछ वहाँ पे फंसा हुआ है या कुछ वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नैरो हो गया है पाथ। पाथ नैरो हो गया तो क्या होगा, सांस जितनी आप छोड़ना चाह रहे हैं उतनी नहीं छूट पाएगी पहले सेकंड में। तो इसी वजह से क्या होता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आती है तो ये रिड्यूस हो जाता है। समझ आया क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि हम ताकत से सांस छोड़ रहे हैं लेकिन वहाँ पे बीच में कुछ लगा हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ी एयर क्या हो जाएगी वहाँ पर रुक जाएगी या कंप्लीट एयर वहाँ से नहीं निकल पाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आप FEV1 मतलब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, अगर इसमें रिडक्शन होता है तो ये इंडिकेट करता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर को। ठीक है, किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर को। तो ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि आप बोलोगे कि देखो फोर्स वाइटल कैपेसिटी तब भी हम सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है 1 सेकंड में 1 सेकंड में, इसमें भी हम सांस छोड़ रहे हैं, तो फिर इसको रिस्ट्रिक्टिव में क्यों रखा, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव में क्यों रखा। तो देखो डिफरेंस क्या है कि देखो अगर कोई ये तो हमारा क्या है पूरा कंप्लीट 6 सेकंड का है, 6 सेकंड का, या वैसे बेसिकली देखा जाए तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जितनी देर तक आप कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो जाते, अंदर तक खाली नहीं हो जाते। तो देखो अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए आपका एयर पाइप है, एयर पाइप में यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो आपके पास में यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई यहाँ पे 5 लीटर पानी भरा हुआ है, तो आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि आपको 5 लीटर पानी को खाली करना है। तो आप 5 लीटर पानी को कितनी देर लगे, आप आराम से खाली कर दोगे इसे। लेकिन आपसे कोई बोले कि 1 सेकंड में आपको ये 5 लीटर पानी में से कुछ खाली करना है, तो यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो पहले सेकंड में क्या होगा, पहले सेकंड में जो आपका पानी निकलेगा वो कैसा रहेगा, बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपने फुल फोर्स के साथ में उसको छोड़ा है। लेकिन अगर आपसे बोले कोई इसको पूरा खाली करना है तो पूरा खाली तो ये धीरे धीरे होता रहेगा जब तक भी होना होगा। तो इसी वजह से तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी में हम सारी एयर को बाहर निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए पहले सेकंड में कम एयर बाहर निकली, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें 10 सेकंड में जो भी एयर होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन को इंडिकेट करती है। ठीक है, क्योंकि और जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है वो ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट क्यों कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में दे रहा है। अब देखो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, क्योंकि अगर आप एकदम प्रेशर लगाओगे और कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो जनरल सी बात है कि वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो एयर छूटनी चाहिए थी, मान लो पहले सेकंड में क्या हुआ, 5 लीटर में से आपने फोर्स तो पहले ही लगा दिया पूरा, तो पहले सेकंड में मान लीजिए कि 4 लीटर एयर यहाँ पे निकल जानी थी और बाकी की 1 लीटर एयर बाकी के 5 सेकंड में निकलनी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी एयर नहीं निकल पाई उतनी, 3 लीटर 2 लीटर या 1 लीटर ही रह गई, तो ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करेगा, और बाकी का जो टाइम है वो पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन को इंडिकेट करेगा। तो यही इनमें डिफरेंस होता है कि FVC को हम लेते हैं रिस्ट्रिक्शन के इंडिकेटर के रूप में, और FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड इसको लेते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स के इंडिकेशन के वे में। तो ये हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जब पूरी सांस छोड़ने की बात की जाएगी और उसमें कमी आती है तो रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स की बात होगी, क्योंकि सांस वो पूरा ले ही नहीं पा रहा है अंदर, तो छोड़ेगा कहाँ से। और FEV1 की जब बात की जाएगी, जब 1 सेकंड में सांस छोड़ने की बात की जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की बात की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में जितनी एयर छूटनी चाहिए थी उतनी नहीं छूटी है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि FVC क्या है, जितनी एयर को हम 6 सेकंड में फोर्स के साथ में, या जितनी एयर को हम कंप्लीट मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद में छोड़ सकते हैं, उसे बोला जाता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अगर इसमें कोई रिडक्शन होता है, अगर इसकी वैल्यू में डिक्रीज देखने को मिलता है, रिपोर्ट में इसकी वैल्यू हमें कम मिलती है प्रेडिक्टेड वैल्यू से, प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब जो मशीन ने प्रेडिक्ट की है कितनी होनी चाहिए, उससे कम मिलती है, तो हम सोचेंगे कि हो सकता है पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर। ऐसा सोचना है कि हो सकता है, ऐसा पक्का नहीं है कि ऐसा होगा। अब देखो अगर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की बात आएगी, मतलब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, मतलब अगर 1 सेकंड में जो सांस छोड़ी है उसकी बात चलेगी, तो क्या रहेगा हमारा, अगर इसमें रिडक्शन देखने को मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर पेशेंट को हो सकता है। मतलब पेशेंट को कोई ऐसा डिसऑर्डर हो सकता है, अस्थमा COPD टाइप, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसकी सांस की नलियां बंद हो, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वहाँ पे फेफड़े कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये क्लियर हो गई हमारी 2 फाइंडिंग। देखो बहुत धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ इसमें, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, बाद में पूछते हैं वो कि ये FEV1 कम है तो क्या होगा, FVC कम होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, क्लियर है। अभी भी क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, जैसे भी तुम्हें पूछना हो उस तरीके से मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन को हम फाइंड करते हैं। अब थर्ड मैन गोल्ड, सारा का सारा जो भी तुम्हें अच्छे वर्ड्स आते हो ना वो इसके लिए यूज कर लो, क्योंकि ये है हमारा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैसे एग्जाम में होता है ना कि गोल्ड या स्टार क्वेश्चन होता है, उसी तरह हमारा ये एक स्टार पॉइंट है, स्टार फाइंडिंग है स्पायरोमेट्री की। यही वो फाइंडिंग है जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री की डायग्नोसिस को स्टार्ट करते हैं, स्पायरोमेट्री के इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट करते हैं।
देखो अब यहाँ पे क्या है, रिंग लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखो ये हमारे पास में जो लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, ये हमारे पास में है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी, मतलब FeV1 बाई FbC दोनों का रेशियो, FeV1 और FbC का रेशियो। ऊपर लिखा हुआ है FeV1 और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे FvC। इसी को दूसरे वर्ड्स में फोर्स एक्सपायरेटरी रेशियो भी बोला जाता है। कहीं पे लिखा आ जाए फोर्स एक्सपायरेटरी रेशियो तो उस कंफ्यूज मत होना, ये FeV1 बाई FbC का रेशियो होता है। यहीं से हम स्पायरोमेट्री की फाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि अगर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0.7। जब हम इसकी नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो ये एक रेफरेंस वैल्यू है 0.7, ऐसा नहीं है कि हमेशा 0.7 ही रहेगी ये, लेकिन इसको अभी जब हम अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको 0.7 लेके चलते हैं कि 0.7 हमारे यहाँ पे इसकी एक रेफरेंस वैल्यू है कि 0.7 अपनी नॉर्मल वैल्यू रहती है इसकी, अगर हम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पर तो 0.7 इसकी नॉर्मल वैल्यू आती है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लाइट यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं ये रिंग लाइट वाला पोर्शन है ना इसे ऑफ कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, ताकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो तुम्हें क्लियर दिखाई दे, तो थोड़ा सा समझना इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू 0.7। तो अगर हमारा फोर्स एक्सपायरेटरी रेशियो या FeV1 बाई FvC का रेशियो अगर हमारा किसी वजह से रिपोर्ट में 0.7 से कम आ रहा है, डिक्रीज हुआ है, 0.7 से कम आ रहा है, तो उसे हम कंसाइडर करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की तरह। और अगर रेशियो हमारा 0.7 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसे रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की तरह या नॉर्मल कंडीशन की तरह कंसाइडर करेंगे। ठीक है, या तो वो अगर 0.7 से रेशियो ज़्यादा है FER का, FeV1 बाई FbC का, तो वो हो सकता है या तो रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होगा या कोई नॉर्मल पेशेंट होगा। और अगर कम आ रहा है तो उसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। बट पर ध्यान देना हमेशा, मैं हम सब में यही बोल रहा हूँ हो सकती है, कन्फर्म अभी डायग्नोसिस नहीं हुई है, क्योंकि डायग्नोसिस एक चार्ट डायग्नोसिस होती है, वो अलग मेथड से हम करते हैं। इस तरीके से तो बस हमें फाइंडिंग से अंदाज़ा लगता है सिर्फ एक। तो देखो तो ये हमारी नॉर्मल वैल्यू हो गई है इसकी 0.7, कम आ रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव और ज़्यादा आ रहा है तो या तो रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होगा या कोई नॉर्मल फाइंडिंग होगी। अब हमें ये कैसे पता लगा कि ये कम आने पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, देखो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास में FeV1 और नीचे लिखी हुई है FvC। तो ये वैल्यू कम कब आएगी, कम जब आएगी जब हमारी नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाए। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाए और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो हमारी कम हो जाए, तब उस कंडीशंस में हमारे पास में क्या आएगा, हमारी जो वैल्यू है वो कम आ जाएगी ये वाली। देखो ऊपर हमारे पास में FeV1 लिखा हुआ है, तो मान लो हमारा FeV1 कितना हो जाए, 10 हो जाए, और हमारी FbC कितनी हो जाए, 20 हो जाए किसी वजह से, या फिर ऐसा हो कि जो हमारा FeV1 है इसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो तेजी से और FbC नॉर्मल रहे, या फिर हो सकता है कि इसमें रिडक्शन ही ना हो या बहुत लोअर रिडक्शन हो। तो अगर FeV1 में बहुत कम रिडक्शन हो रहा है, ये 20-10 वाला एग्जाम्पल छोड़ो, हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन है लंग्स में कि FeV1 हमारी बहुत तेज़ी से घट रहा है और FbC या तो नॉर्मल है या फिर ऐसी कंडीशन है कि वो बहुत धीमे घट रहा है। तो अगर ये वैल्यू तेज़ी से घटेगी, ऊपर वाली वैल्यू तेज़ी से घटेगी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी। कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो एंड रिजल्ट आएगा इसका वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो देखो ऊपर वाली वैल्यू कब घटती है, ऊपर वाली वैल्यू घटती है FeV1 कब घटता है, जब हमें ऑब्स्ट्रक्शन की फाइंडिंग मिलती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा FeV1 बाई FbC अगर लेस है तो हमें ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की तरफ हम सोचेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। अब देखो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक बार और क्लियर करता हूँ। देखो क्या है हमारा, ये ब्लैक हटा देता हूँ, समझ गए होंगे कि स्टार क्वेश्चन है, बाद में स्टार बना दूंगा। देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर FeV1 लिखा हुआ है, और ये बीच का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड बोल देता हूँ तुम लोगों के कंफर्ट के लिए। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ बिल्कुल। देखो FeV1 बाई FbC, तो FeV1 ऊपर की वैल्यू है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 to the 10, तो मतलब 2 आंसर में आ जाएगा। इस तरीके से हम मानेंगे। अब देखो क्या हुआ, मान लीजिए कि जो हमारा FeV1 है किसी वजह से क्या हुआ, वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हुआ, और ये वाली वैल्यू मान लीजिए नॉर्मल रही या फिर ये बढ़ रही है, कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो क्या होगा, जो अगर ये वाली वैल्यू घटेगी, मतलब 10 से मान लो ये घट गया और ये 5 से बढ़ गया, ये नॉर्मल रहा, और ये 10 से घटते घटते मान लो 4 आ गया, 3 आ गया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा, मतलब इन दोनों का जो डिवाइड करके आएगा वो कैसा आएगा हमारा, वो हमारा बेसिकली कम आएगा मतलब क्या हो, क्योंकि ऊपर वाली संख्या हमारी घट गई है और नीचे वाली संख्या ज़्यादा है, तो कम आएगा मतलब 0.7 से कम आएगा। अब ऐसी कंडीशन कब होती है, जब ये FeV1 घटता है। FeV1 कब घटता है, जब हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर
डिसऑर्डर हो। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की कंडीशन में हमारे पास FeV1/FbC का रेशियो क्या आता है, डिक्रीज हुआ हमें मिलता है। अब ये क्लियर हो गया होगा, आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इसमें। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम भाई, चलो दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, तो देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर हो। अच्छा उल्टा नहीं चलते हैं, सीधा चलते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। अब दूसरी कंडीशन में मान लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन हो रही हो, रिस्ट्रिक्टिव में हमारे पास में क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्टिव में हमारे पास में ये वैल्यू बढ़ रही है। तो अब ये वैल्यू कब बढ़ सकती है तुम बताओ। ऊपर ये 10 लिखा हुआ है, नीचे 5 लिखा हुआ है, ऐसी कोई वैल्यू है तो ऊपर वाली ये वाला जो रेशियो है हमारे पास में कब बढ़ के हमें मिलेगा, कब बढ़ा हुआ मिलेगा हमें, कि तब FeV1 का रेशियो क्या रहे, नॉर्मल रहे, या इसमें कोई इंक्रीज हो रहा हो। वैसे इंक्रीज तो देखने को मिलता नहीं, इंक्रीज का मतलब होता है कि नॉर्मल है ये, ठीक है। तो क्या हो, या तो ये FeV1 नॉर्मल रहे या फिर इसमें इंक्रीज हो रहा हो और FbC हमारी क्या हो रही हो, रिड्यूस हो रही हो। तब हमें क्या मिलेगा, उस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो एंड रिजल्ट आ रहा है डिवाइड करने के बाद में आ रहा है वो कैसा मिलेगा, हमें बढ़ा हुआ, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू घट गई, ऊपर वाली बढ़ी है। 10 बढ़ा, 10 मान लो 10 बढ़ के 20 हो गया और नीचे वाली 10 बढ़ के 20 हो गया, या फिर 10 हमारा 10 ही रहा और नीचे वाला ये घट के कितना हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इस तरीके से घट गया। तो अगर FbC घटेगी और FeV1 बढ़ेगा या FeV1 नॉर्मल रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली संख्या घट रही है। तो ऊपर वाली संख्या में जब भाग देंगे तो क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो बढ़ा हुआ मिलेगा मतलब ये यहाँ पे बढ़ा हुआ मिल रहा है। अब देखो नीचे वाली संख्या मतलब FbC कब घटती है, तो FbC घटती है जब हमारा कोई रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की कंडीशन होती है। रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होता है तब क्या होता है, हमारी FbC घटती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इन दोनों का रेशियो कैसा आ रहा है, इंक्रीज हुआ मिल रहा है, तो हमें रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की कंडीशन देखने को मिलेगी, या फिर नॉर्मल कंडीशन रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि FeV1 भी बढ़ रहा हो और FbC भी यहाँ पे बढ़ रहा हो। इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि नॉर्मल कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहली कंडीशन है हमारी FeV1/FbC अगर क्या हो रहा हो, किसी वजह से 0.7 से डिक्रीज हो रहा हो। डिक्रीज कब होगा, जब FeV1 मतलब ऊपर वाली संख्या या तो कैसी रहेगी, घटेगी, और नीचे वाली संख्या का मान क्या रहेगा, या तो नॉर्मल रहेगा या फिर बढ़ेगा। तो FeV1 कब घटता है, जब हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो। तो इसका मतलब FeV1/FbC का रेशियो अगर 0.7 से डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। और अगर FeV1/FbC का रेशियो 0.7 से हमें ज़्यादा मिल रहा है तो या तो नॉर्मल कंडीशन हो सकती है, या एक कंडीशन क्या हो सकती है कि अब कब बढ़ेगी ये वैल्यू, बढ़ेगी तब जब ऊपर वाली वैल्यू या तो कांस्टेंट रहे या फिर बढ़े, या नीचे वाली वैल्यू में क्या हो, डिक्रीज हो। तो नीचे वाली वैल्यू में डिक्रीज कब होता है, FbC में डिक्रीज कब होता है, जब हमारा कोई रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होता है उस कंडीशन में। तो FeV1/FbC का रेशियो अगर हमें इंक्रीज हुआ मिलता है तो इसका मतलब या तो पेशेंट हमारा नॉर्मल है, बहुत अच्छी बात है, वो हमें दवाएं देगा, या फिर हो सकता है कि इसको कोई रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर हो जिस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कंडीशन में वो आपको दवाएं नहीं देगा, गालियाँ दे सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उसको बताना मत, अभी बोल देना कि अभी हम डायग्नोसिस बना रहे हैं, और भी टेस्ट करवाने पड़े, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स को कंप्लीटली यहाँ से हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें आगे टेस्ट पे जाना पड़ता है, जैसे कि बॉडी प्लिथोग्राफी और DLCO भी करवा सकते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम्हें पता करना है कि ये इंट्रा प्रॉब्लम है या कोई आउटर प्रॉब्लम ही है, उसके लिए। चलो अभी ये तो हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 हमारी फाइंडिंग्स हो गई हैं। अब 2 छोटी छोटी स्मॉल फाइंडिंग्स भी हमारे पास हो सकती हैं, इनको भी स्टार मार्कर के रूप में नहीं ले सकते। फोर्थ है हमारे पास में, इसको हम स्टार कर सकते हैं। तो फोर्थ हमारे पास जो फाइंडिंग आती है वो हमारे पास है, अच्छा अब तो मैं इसका रिंग लाइट ऑन कर देता हूँ ना, अब रिफ्लेक्शन नहीं आएगा यहाँ से, तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखो अब जो फोर्थ वाली हमारे पास में यहाँ पे जो रीडिंग है हमारे पास में वो हमें मिलती है फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो FEF 25 to 75। ये क्या है, 25% से लेकर 75% तक के बीच का, ठीक है। FEF को क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो बिटवीन 25% एंड 75%। अब ये भाई 25 और 75 क्या है, मैथ तो हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैथ हमारा वीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैथ हमारा सही है, तो हम मैथ को भी यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे मैथ का कोई काम नहीं होता है, सारी चीज़ें मशीन तुम लोगों को कैलकुलेट करके दे देगी, तो कन्फ्यूज मत होना। अब देखो हमारा क्या होता है, जब हम ये देखो, ये हमारे एक बार ग्राफ को ऐसे देख लो ऐसे ऊपर से नजरों से। तो इसमें क्या होता है, हमारे जब हम गैस को एयर को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे पास में अलग अलग कंडीशंस में हमें, जैसे मान लीजिए हमने पहले क्या किया, हमने एयर को यहाँ पे छोड़ना स्टार्ट किया, वैसे यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमने क्या करा, एयर को छोड़ना यहाँ पे स्टार्ट किया, ये पीक फ्लो है, मतलब यहाँ पे हमने झटका दिया, एकदम ताकत से सांस छोड़ी। तो एक कंडीशन कहाँ आएगी हमारी कि हमने 25% एयर को छोड़ दी, फिर एक कंडीशन कहाँ आएगी, हमने 50% एयर को छोड़ दी, फिर क्या हुआ, हमने 75% एयर को, हमने 75% एयर को छोड़ दी, और फिर 100% एयर हम छोड़ चुके हैं, मतलब पूरा खाली हो चुके हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी, 25% एयर को हमने छोड़ दिया था। हमारे लंग्स के अंदर
क्या किया हमने, 25% एयर को हमने छोड़ दिया। जैसे कि हमारे पास में 100% एयर थी, 100 लीटर एयर थी, तो 25 लीटर एयर को हमने यहाँ छोड़ दिया, फिर 50 लीटर को छोड़ा, फिर 75 लीटर को छोड़ा, और यहाँ पे आके पूरी 100 लीटर हमने बाहर कर दी, हम अंदर से खाली हो चुके हैं। तो ये जो 25% एयर छोड़ी है और 75% एयर छोड़ी है, उसके बीच का जो पाथ है, उसके बीच की जो यहाँ पे हम जो फ्लो है, उसके बीच के इस फ्लो को ही बोला जाता है फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो बिटवीन 25% एंड 75%। अब ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये वो 50% वाला एरिया है जहाँ पे हम एयर को छोड़ रहे हैं। देखो ये चीज़ क्या होती है हमारे पास में, ये फोर्स इंडिपेंडेंट होती है, मतलब तुम कितनी ही ताकत लगा लो, ये जो रहेगी वही वैल्यू आएगी। इसमें तुम पर ये डिपेंड नहीं करती, तुम्हारे फोर्स लगाने पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है। ये मेरे बायोबा का क्वेश्चन था, मुझसे पूछा गया था, मैं उसको ठीक से बता नहीं पाया था, बता दिया था बट थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हुआ था, थोड़े से उन्होंने वहाँ से हिंट दिए, उसके बाद में मैंने बता दिया था कि कौन सी चीज़ होती है स्पायरोमेट्री में जो फोर्स इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारे फोर्स से यहाँ पे उतना रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई डिसीज है तो इसमें क्लियरली इंडिकेट करेगा वो जो फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो वाला पोर्शन होता है 25% से 75%, मतलब 25% एयर छोड़ने से लेकर 75% एयर छोड़ने तक के बीच में जो फ्लो रहा है उसे बोला जाता है फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो। और क्या है ये, एफर्ट इंडिपेंडेंट है। फोर्स इंडिपेंडेंट तो नहीं बोलेंगे, एफर्ट इंडिपेंडेंट, मतलब आप जो एफर्ट लगा रहे हो, आप जो ताकत लगा रहे हो उससे ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये खुद से ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई इशू है तो वो क्लियरली इसमें इंडिकेट हो जाएगा, आपके फोर्स से या आपके एफर्ट से ये इंडिपेंडेंट रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एफर्ट इंडिपेंडेंट होता है। ये जो लूप है ये एफर्ट इंडिपेंडेंट होता है। ये वाला जो एरिया है 25% से लेकर, यहाँ पर एक बार और बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 25% है, ये हमारा 50% था और ये हो गया हमारा 75%। तो ये 25% से लेकर 75% तक के बीच का जो फ्लो है ये क्या है, हमारा फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो बिटवीन 25% और 75। तो अब इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये रहता है हमारे स्मॉल एयरवे का, जो हमारे स्मॉल एयरवे होते हैं, छोटे वाले एयरवे। छोटे वाले एयरवे कौन से होंगे, अब ये मत पूछ लेना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें पता है, मैं पहले भी 2 लेक्चर इस पर बना चुका हूँ। देखो सबसे पहले क्या आता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई में सॉरी, ट्रेकिया डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई डिवाइड होती हैं ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स फर्दर क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इस तरीके से अलग अलग शाखाओं में विभाजित होते जाते हैं। तो मतलब क्या होता है, पहले ये कितना मोटा स्ट्रक्चर था ट्रेकिया का, मान लीजिए, ठीक है, इतना। अब यहाँ पे जगह कहाँ पे बनाऊँ मैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जैसे कि मान लो ये हमारा क्या था, जैसे तिरछे में बना रहा हूँ, समझ लें। जैसे ये हमारा पास में क्या था, ट्रेकिया था। ट्रेकिया फिर क्या हो गया, डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। ट्रेकिया ने ब्रोंकाई बनाया, फिर ब्रोंकाई फर्दर क्या करेंगे, ब्रोंकियोल्स में हमारे पास में इस तरीके से डिवाइड होते रहेंगे, अलग अलग जाके क्या बना देंगे, छोटे एयरवेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे इसका मान लो पहले इसका डायमीटर कितना था, डायमीटर पहले इसका क्या था, ज़्यादा था। यहाँ पे देखो कितना सारा डायमीटर यहाँ बड़ा वाला, यहाँ पे क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो ये जो लंग्स के अंदर है ना छोटे छोटे एयरवे, इनको ही बोला जाता है स्मॉलर एयरवे, ठीक है, स्मॉलर एयरवे इनको बोला जाता है। तो यही जो स्मॉल एयरवे होते हैं, जो हमारा FEF 2575 है, इन्हीं स्मॉल एयरवे को इंडिकेट करता है, मतलब इन्हीं के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करता है। तो अब देखो इसकी हम यहाँ भी देख लेते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो ये क्या करता है, हमारा मेजर करता है एक्सपायरेटरी फ्लो बिटवीन 25% एंड 75% ऑफ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये पूरी 100% छोड़ने में। वाइटल कैपेसिटी क्या है, जब 100% हमने पूरी सांस छोड़ दी है, तो उसके बीच में 25% से लेकर 75% तक के बीच में जो फ्लो रहा है, उसे हमारा फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो बिटवीन 25% टू 75% मेजर करता है। अब किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एयरवेज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब छोटे छोटे एयरवेज जो है ना हमारे, डिस्टल एयरवे, मतलब दूर वाले एयरवे हमारे जो है ना, उनको क्या करता है हमारे पास में, ये रिप्रेजेंट करता है छोटे छोटे एयरवेज को। तो अगर उन छोटे एयरवेज में कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब जैसे किसी किसी को क्या होता है, इनिशियल स्टेट का अस्थमा वगैरह होता है ना, तब भी ये क्या होता है, बहुत काम में आता है। जब इन फाइंडिंग्स में कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये रिड्यूस हुआ मिलता है, तो इसमें जब रिडक्शन होता है तो ये इंडिकेट करता है स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को। तो अगर हमारे फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो में कोई रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट में प्रेडिक्टेड है, मान लीजिए रिपोर्ट ने मान लो मशीन ने हमारी प्रेडिक्ट किया है, हमारे सॉफ्टवेयर ने प्रेडिक्ट किया है कि 5 लीटर आना चाहिए, लेकिन 3 लीटर आ रहा है या 2 लीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, भाई आपको संभालने की जरूरत है, हो सकता है ना। तो स्मोकिंग वगैरह छोड़ दो, अच्छा रहेगा अभी से, और नहीं छोड़नी तो तुम्हारी मर्जी है, तुम पर डिपेंड करता है, मैं नहीं करता हूँ बेसिकली। तो क्या इंडिकेट करता है, स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब हमारे जो छोटे छोटे स्मॉल क्यूट से एयरवेज हैं उनमें किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उनको ये इंडिकेट करता है। तो मतलब अगर रिड्यूस मिले तो थोड़ा संभल जाना। अब 5th हमारे पास में आता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, बहुत बड़ा नाम है ना, हाँ ठीक है, लिख भी दिया मैंने यहाँ पे, देखो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। अब पीक का मतलब क्या होगा, पीक मतलब एकदम, पीक को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीक को हिंदी में बोलते हैं, जो भी होता होगा, आई थिंक उसको बोलते हैं एकदम
देख लेना पीक का जो भी होता हो हिंदी में, लेकिन इसको पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है पी का पीक, E4 एक्सपायरेटरी, F4 फ्लो और R4 रेट। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये भी एक अलग सी फाइंडिंग है। तो ये क्या होता है बेसिकली, वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सिबली एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स इन वन क्विक एक्सहेलेशन। देखो इतना अच्छा है ना कि एक मशीन ही बना दी हमने इस पे से अलग। पीक एक्सपायरेटरी फ्लोमीटर करके एक डिवाइस आता है, वो भी हमारी पीक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत यूज होता है अस्थमा की डायग्नोसिस में। एक बहुत अच्छी फाइंडिंग है ये पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट बेसिकली क्या है, तो एयर का वो वॉल्यूम जो हमने फोर्सिबली लंग से बाहर निकाला है वन क्विक एक्सहेलेशन, एक क्विक एक्सहेलेशन में, एक तेजी से एक्सहेलेशन में, तेजी से सांस छोड़ने के दौरान हमने एयर का जो वॉल्यूम लंग से बाहर निकाला है उसे बोला जाता है क्या, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। अब तुम कंफ्यूज होगे, क्या कंफ्यूजन रहेगा कि तुम बोलोगे कि देखो एफबीसी में तुम वही कर रहे हैं कि हम फोर्सिबली एयर को एक्सपेल कर रहे हैं, लंग से बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो दोनों में क्या फ़र्क है। एफबीसी क्या है, पूरे 6 सेकंड के दौरान पे या पूरी कंप्लीट आप जब तक खाली नहीं हो जाते हैं अंदर से या रेसिडुअल वॉल्यूम तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक जो एयर छोड़ी गई है उसे एफबीसी बोला जाता है। और FEV1 क्या है, फर्स्ट सेकंड के दौरान पे जो आपको एयर मिली है उसको बोलेंगे हम FEV1। लेकिन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या है, जैसे आपने सांस भरी और झटका दिया और झटके में जो आपसे एयर छूटी है उसी को बोला जाएगा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। मतलब इसमें सेकंड मैकेंड का कोई टाइम वो नहीं है कि कितने सेकंड में छोड़ी है, कितनी देर तक छोड़ी है, वो कोई नहीं। आपने सांस भरी और झटके से सांस छोड़ी, और जो सांस आपने छोड़ी बिल्कुल झटका दिया, झटके में आपने जो एकदम बल्क में जो आपका एयर का वॉल्यूम निकला है ना उसे बोला जाएगा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। देखो ये ग्राफ बना हुआ है, ये आपने सांस भरने के बाद में सांस छोड़ना आपने शुरू किया और आपने जो झटका दिया यहाँ पे आके जो फ्लो होगा, यहाँ पे आके जो आपका वॉल्यूम होगा एयर का उसी को बोला जाएगा क्या, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। लीटर में इसे मेजर करते हैं बेसिकली। यहाँ पे आके जो इस कंडीशन पे आपका जो एयर का वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है एयर का, ये PEFR लिखा हुआ है पीक पर, बिल्कुल इसे ही बोला जाता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ठीक है, समझ आ गया होगा क्या है अंतर तीनों में। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मतलब आपने जो झटका दिया उसमें जो बल्क में एकदम से अचानक से वॉल्यूम निकला उसको बोलेंगे पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। और FEV1 क्या है, 1 सेकंड के दौरान आपने जो एयर छोड़ी और एयर छोड़ने में 1 सेकंड के दौरान आपका जो भी एयर का वॉल्यूम निकला उसे बोलेंगे फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। और पूरी ड्यूरेशन में मतलब कंप्लीट जब तक आप खाली नहीं हो गए तब तक आपने जो सांस छोड़ी है उसमें जो एयर का वॉल्यूम निकलेगा उसे बोलेंगे FBC। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब जो हमारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ लार्जर एयरवे। अब देखो अगर ज़्यादा तेजी से सांस छोड़ना है तो हमारे क्या होने चाहिए, जो बड़े वाले एयरवे हैं जैसे ट्रेकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाइस हो गया, ये क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो ये क्या करता है, हमारी किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो वॉल्यूम ऑफ, ये तो डेफिनेशन है, रिफ्लेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ द लार्जर एयरवेज। जो हमारे बड़े वाले एयरवेज हैं, लार्जर एयरवेज हैं, उनकी फंक्शनिंग को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर हमारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट गड़बड़ है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे जो लार्जर एयरवेज हैं उनकी फंक्शनिंग में कोई इशू है, फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आ रही है। तो इस तरह हमारी ये 5 मेजर फाइंडिंग होती है स्पायरोमेट्री की। फर्स्ट फाइंडिंग जो हमारी, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, कंफ्यूज कहीं पे मत होना। पहली फाइंडिंग है हमारी FVC, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। 6 सेकंड के दौरान में या मैक्सिमम आप जितना वॉल्यूम एयर का कंप्लीट इनहेलेशन के बाद में बाहर छोड़ सकते हो उसे बोला जाता है आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अगर रिडक्शन होता है तो ये रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़ है हमारी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। तो ये क्या है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, 1 सेकंड में आप एयर का जो वॉल्यूम फोर्सिबली बाहर छोड़ते हो उसे बोला जाता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। अगर इसमें डिक्रीज होगा तो हम मानेंगे कि भाई तुम्हें ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहना। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड अपॉन FBC का रेशियो, जिसे हम फोर्स एक्सपायरेटरी रेशियो भी बोलते हैं। ये ऊपर वाला हटा दूँ ना, अब इसकी जरूरत नहीं है, 5-6 वाले एग्जाम्पल्स की। समझदार हो यार तुम लोग इतना। तो देखो, तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है, 0.7। अगर इसमें देखने को मिला कि ये वैल्यू 0.7 से कम आ रही है तो हम मानेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर पेशेंट को हो सकता है पे ध्यान रखना। हाँ, और अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है या पेशेंट नॉर्मल हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब फोर्थ हमारी फाइंडिंग क्या है, FEF 2575। इसका मतलब क्या है, फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो बिटवीन 25% टू 75% ऑफ वाइटल कैपेसिटी। 25% सांस छोड़ने से लेकर 75% सांस छोड़ने के दौरान पे जो बीच में जो हमारे पास में फ्लो आया हुआ है, बीच में जो हमारे पास फ्लो बना है, उसी को बोला जाता है फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो बिटवीन 25% टू 75%। सॉरी, बोल बोल के ही मेरा ऐसा हो गया। तो अब क्या होगा इसके बाद में, तो हाँ, ये क्या करेगा हमारा, तो ये क्या होता है, एफर्ट इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एफर्ट पे डिपेंड नहीं करता है आपके, आप तेज़ी से छोड़ो, धीमे से छोड़ो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताकत नहीं लगाओगे, बाकी की रीडिंग गड़बड़ा जाएगी। तो आपको झटके से और ताकत के साथ में फुल छोड़ना है, लेकिन ये एफर्ट इंडिपेंडेंट होता है
और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई मिल रही है तो इसका मतलब छोटे वाले एयरबेस, स्मॉल एयरबेस जो हमारे क्यूट छोटे से अंदर एयरबेस हैं, उनमें क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उनमें किसी तरह की कोई रुकावट हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ये हमारे स्मॉल एयरबे को रिप्रेजेंट करता है। और फिर हमारी फिफ्थ रीडिंग क्या है, PEFR, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक क्विक एक्सहेलेशन है, मतलब एक बार झटका देने में जो बल्क में आपका वॉल्यूम निकला है एयर का, उसे हम बोलते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। और इसी पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को चेक करने के लिए एक अलग डिवाइस भी होता है, छोटा सा, इतना बड़ा डिवाइस होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर। और वो भी एक PFT की एक हैंड हेल्ड मशीनों में से एक होती है, जांच होती है जो अस्थमा की होम डायग्नोसिस, होम मॉनिटरिंग के लिए हम यूज करते हैं। उसमें 3 जोन होते हैं, ग्रीन, रेड, येलो जोन। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में, जब स्पायरोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, सोचो PFT कितना बड़ा है। हाँ, तो मैं अपने टॉपिक पर वापस लौटता हूँ। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट से हम क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ लार्जर एयरबेस, मतलब तुम्हारे जो बड़े वाले एयरबेस, ट्रेकियास हो गया, ब्रोंकाइस हो गया, प्राइमरी, तो इन सब चीज़ों में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हमारा कैसा मिलेगा, हमें रिड्यूस मिलेगा। तो ये हमारी स्पायरोमेट्री की मेजर फाइंडिंग्स थी। FVC, FEV1, FEV1 बाई FBC दोनों का रेशियो, FEF 2575 एंड पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। तो इनमें आई थिंक अब कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या डिक्रीज होना है, कहाँ पे क्या इंक्रीज होना है। एक बार और देखो, अगर FBC डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, FEV1 डिक्रीज हो रहा है मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। अगर दोनों का रेशियो 0.7 से कम आ रहा है तो हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर बड़ा हुआ मिल रहा है तो हो सकता है रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर हो या फिर नॉर्मल हो। अगर FEF 2575 कम हो रहा है तो मतलब स्मॉलर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, छोटे छोटे वाले एयरबेस में कोई दिक्कत हो सकती है। और अगर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो फंक्शनिंग है हमारे लार्जर एयरबेस की, बड़े एयरबेस की, वो क्या हो सकती है, हमारी गड़बड़ हो सकती है, उनमें कोई दिक्कत हो सकती है। अब तुम बोलो कहीं ऐसा हुआ कि FBC भी घटा हुआ है, FEV1 भी घटा हुआ है और ये भी घटा हुआ है, तो सब कुछ घटा हुआ है मतलब सब कुछ खराब है, पेशेंट को घर भेज दो। तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंट को घर मत भेजना, उससे बोलना कि तुम्हें मिक्स्ड डिसऑर्डर है। मतलब कुछ कुछ कंडीशंस में क्या होता है, हमारी फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी घटी होती है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी घटा होता है, फोर्स इनका रेशियो भी घटा होता है, ये भी घटा होता है, ये भी घटा होता है, सब घटा होता है, सब गड़बड़ होता है। तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, ये क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट होते हैं, इनमें सब कुछ डिक्रीज मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उन्हें मिक्स्ड डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे, मतलब हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव दोनों कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा हो, या हो सकता है कोई क्रॉनिक रिस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम हो। अब मान लो किसी का लंग ही पूरा डैमेज पड़ा हुआ है, अब तुम वो तो कुछ भी करे उसका तो रिड्यूस होना ही, हर कंडीशन में सारी कंडीशन उसकी रिड्यूस मिलेगी, आपको नॉर्मल पर्सन के बराबर मिल ही नहीं सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारी स्पायरोमेट्री की फाइंडिंग्स क्या होती है, अल्टर होती हैं, रिजल्ट हमारा अल्टर होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। ये तो बस बेसिकली इसको देख के तो आपको एक समझ आया कि हम इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को कोई डिसऑर्डर है। अब इसके बाद में हम इसको एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि पहले कौन सी रीडिंग देखना है, फिर उसके बाद में कौन सी रीडिंग देखेंगे, फिर उसके बाद में कौन सी रीडिंग देखेंगे। एक बार थोड़ा सा ग्राफ पर नज़र डाल देते हैं कि इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो इसमें 2 टाइप के हमारे ग्राफ बनती हैं, पहला वाला ग्राफ और दूसरा वाला ग्राफ, बस हो गया, यही बनते हैं। चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मजाक हटाते हैं, जोक्स अपार्ट। देखो पहला जो हमारा ये हटा देते हैं ना, गंदा गंदा लग रहा है, काला काला सा, कितना गंदा गंदा सा है, तो इसको हटा देते हैं पहले साइड से। अब इसके बाद में हम बताते हैं, अरे यार ये तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया ना, इसको डस्टर से साफ कर लेते हैं। हर चीज़ में उंगली करना अच्छी बात नहीं है। तो देखो हटा दिया इसे ब्लैक ब्लैक को, अब ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो अब इसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो देखो पहला हमारा जो ग्राफ है वो हमारा है क्या है, अच्छा ये पहला वाला जो ग्राफ होता है उसे हम बोलते हैं फ्लो वॉल्यूम ग्राफ। बाई एक्सिस पे अपने यहाँ पे फ्लो है, एयर का फ्लो, इसको किस में मेजर करेंगे, लीटर पर सेकंड में, मतलब कितनी लीटर एयर उसने कितने सेकंड में छोड़ी है, उसे बोला जाता है फ्लो। और दूसरे हमारा एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, लीटर में। सबको पता होगा पानी किस में मेजर करते हो, किसी भी पानी को कोई भी वॉल्यूम होता है कैसे मेजर करते हैं, लीटर में। पानी, दूध, कुछ भी उसी एयर को भी कैसे मेजर करते हैं, लीटर में, उसका वॉल्यूम जो होता है। तो बाई एक्सिस पे फ्लो है, एक्स एक्सिस पे क्या है, इसका वॉल्यूम है। अब इसमें 2 हमारे पास में लूप होते हैं, पहला हमारे पास में है एक्सपायरेटरी कर्व और सेकंड हमारे पास होता है इंस्पायरेटरी लूप। अब 3 चीज़ें करते हैं हम। पहले क्या करते हैं स्पायरोमेट्री में, पहले गहरी सांस भरते हैं, फिर झटके से सांस छोड़ते हैं और लगातार सांस छोड़ते जाते हैं और फिर दोबारा से गहरी सांस भर लेते हैं। तो पहली बार जो हमने सांस भरी है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसमें वो नहीं दिखता है। किसी एडवांस मशीनरी में
में हो सकता है वो देखें, लेकिन बेसिक जो सिस्टम आते हैं हमारे उनमें ये नहीं दिखाई देता। तो हमें सेकंड चीज़ दिखाई देती, क्या दिखाई देती है हमें, जब हम झटके से सांस को छोड़ते हैं और लगातार सांस को छोड़ते जाते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी लूप। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हमने सांस को छोड़ा है और लगातार सांस छोड़ते जा रहे हैं। तो देखो ये जो रेड वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 वाले पॉइंट से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक आके जो खत्म हुआ है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक्सपायरेटरी लूप है। ये पूरा इस तरीके से जो दिखा है ना, पूरा एक्सपायरेटरी लूप है। ये मत समझ लेना कि यहाँ पे हम सांस अंदर भर रहे हैं, तो यहाँ पे सांस अंदर नहीं भर रहे हैं, यहाँ भी छूट रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सांस छोड़ना स्टार्ट किया था और यहाँ एकदम झटका दिया। वो झटका दिया ना, जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट वो यहाँ से मेजर करती है, यही है हमारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। झटका देने पे जो वॉल्यूम निकला यार का, यहाँ से लाइन खींच देगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ पे आके पीक पे आके जो वॉल्यूम निकाल चुके हैं हम एयर का, उसी को बोला जाता है क्या, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। मतलब ये हमारे पास में पीक एक्सपायरेटरी फ्लो कितना है हमारा इस समय पर, जब हमने पीक एकदम झटका दिया है वहाँ पे। अब हमने क्या किया, अब एक बार झटका दे दिया तो ये 25% यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, 3 सेकंड इस तरीके से कंप्लीट होता हुआ हम आगे बढ़ते गए। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 25% सांस को छोड़ दी, फिर यहाँ पे 50% सांस छोड़ दी, फिर यहाँ पे 75% सांस छोड़ दी, और यहाँ पे अंदर से हम पूरे खाली हो गए। अब सांस भर लेना वरना ऊपर चले जाओगे। तो यहाँ तक हम आते आते क्या हो गया, पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम तक हम पहुँच गए, पूरा अंदर से खाली हो गए। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, बार बार टर्म आ रहा है। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि लंग में वो वॉल्यूम जो हम कंप्लीट लंग्स को पूरा, अगर हम फोर्स लगा के भी लंग्स से सांस बाहर निकाल दें तो लंग्स में फिर भी एक वॉल्यूम बच जाता है, थोड़ी सी हवा बच जाती है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। 1200 ml के समथिंग ये होता है। और ये क्या करता है, लंग्स में जो एल्वियोलाई, अब ये मत पूछना एल्वियोलाई क्या होती है, अब जाके पीछे वाले लेक्चर्स देखो। एल्वियोलाई सैक होते हैं लंग्स में, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जो 200 से 300 मिलियन एल्वियोलाई होती है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। और कुछ बताऊं क्या, कंप्लीट है ये। देखो एल्वियोलाई को चिपकने से आपस में ये बचाता है, ठीक है। तो 1200 ml से 1500 ml तक ही होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हमने यहाँ तक आके क्या पूरा खाली हो गया, तो ये पूरा एक्सपायरेटरी लूप है। पहले सांस भरी, उसको इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया, इसमें नहीं दिखाया ग्राफ में। फिर हमने क्या किया, सांस को छोड़ना शुरू किया, यहाँ से सांस छोड़ना शुरू किया, एकदम झटका दिया पूरा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो शुरू में हमने झटका देने से पहले जो सांस को छोड़ना शुरू किया था ना, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे एकदम झटका दिया, वो हमारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट बन गया। और छोड़ते गए लगातार, 25% सांस छूट गई, 50% सांस छूट गई, 75% सांस छूट गई, और हम कंप्लीट यहाँ पे आके खाली हो गए। तो ये हमारा था एक्सपायरेटरी लूप। अब क्या करना पड़ेगा, अब सांस छोड़ने के बाद में वैसे तो रह नहीं सकते हो, मजबूरी है, सांस भरना पड़ेगा, बचा तो आ नहीं रहा है, घबराहट होने लगेगी वरना। तो हम क्या करेंगे, सांस को गहरी अंदर भरेंगे। तो जब हम सांस को अंदर भरते हैं दोबारा से, लास्ट में पहले सांस भरी, फिर छोड़ी, फिर भरी, तो दूसरी बार हम सांस को भर रहे हैं, उसे बोला जाता है हमारा इंस्पायरेटरी लूप। ये भी कैसे भरना है, सब कुछ यहाँ ताकत से, फोर्स से करना है। तो यहाँ पे जो हमने दोबारा सांस भरी, उसे बोला जाएगा क्या, इंस्पायरेटरी लूप। इंस्पायरेटरी लूप मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे सांस को, गहरी सांस को दोबारा से भरा है, यहाँ से भरना शुरू किया, ये पूरी कंप्लीट भर चुके हैं, जितना भर सकते थे, भरते 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 यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ तक हमने क्या करा, कंप्लीट सांस को यहाँ पे भर लिया। तो ये हमारा इंस्पायरेटरी लूप है। तो क्या है हमारा, ये फ्लो वॉल्यूम लूप है। बाई एक्सिस पे हमारा फ्लो था, एक्स एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम है। और जो ये ऊपर वाला लूप दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हमारा एक्सपायरेटरी लूप, और नीचे वाला लूप दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी लूप। इन्हीं से हम डायग्नोसिस बनाते हैं हमारी, समझ आया, इसी से इंडिकेशन करते हैं। अब इसमें पता है 25 टाइप के वेरिएबल आते हैं, और ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर है, किन किन केसेस में। तो पता है ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपायरेटरी लूप। इंस्पायरेटरी लूप को लेते हुए फ्लो वॉल्यूम कर्व हो गया, फ्लो वॉल्यूम लूप हो गया, फ्लो वॉल्यूम ग्राफ हो गया। कुछ भी बोलना है वो बोल लो, तुम्हारा मन है, बस एग्जामिनर या बाय लेने वाला मान जाए। अब सेकंड हमारा होता है यहाँ पे वॉल्यूम टाइम कर्व। तो बाई एक्सिस पे क्या है हमारा, वॉल्यूम है, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, टाइम है। वॉल्यूम को फिर से किससे मापेंगे, लीटर से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड से। तो ये क्या देता है हमारा वॉल्यूम टाइम कर्व, क्या बताता है कि कितने सेकंड में हम कितना एयर का वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल बाहर निकालने पे भाई, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। पूरे टेस्ट में सांस बाहर निकालते रहो तुम, बस सारा पेशेंट चला जाए, बिल्कुल कोई बात नहीं, हमें मतलब है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। आप देखो टेस्ट का प्रोसीजर है, तो बनाने वाले से पूछना पड़ेगा। तो क्या हुआ, देखो ये हमारा इस तरीके से वॉल्यूम टाइम कर्व होता है। तो उसने क्या करा, देखो यहाँ पे बस केवल सांस छोड़ने को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। यहाँ से उसने सांस छोड़ना चालू किया और लगातार वो सांस छोड़ता गया, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट आ गई है, क्योंकि एक बार झटका दे दिया, उसके बाद में स्टेडी स्टेट सांस छोड़ता जा रहा है वो लगातार। तो इस तरीके से हमारा ये छोड़ता गया। तो इसकी क्या होती है, मिनिमम क्या करते हैं, 6 सेकंड हमारी मिनिमम होती है कि 6 सेकंड तक पेशेंट को कम से कम सांस यहाँ पे छोड़ते रहना है, 6 सेकंड तक उसे जाना है, सांस छोड़ना है। तो वॉल्यूम टाइम कर्व है ये हमारा, यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम एयर हम यहाँ पे छोड़ते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम टाइम कर्व होता है। पहला हमारे पास होता है फ्लो वॉल्यूम लूप, सेकंड हमारे पास में होता है क्या, वॉल्यूम टाइम लूप या वॉल्यूम टाइम कर्व। इसको लूप नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम टाइम कर्व बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लूप बन ही नहीं रहा है ना, आधा रह गया। तो ये हमारा होता है वॉल्यूम टाइम कर्व, पहला हमारे पास में फ्लो वॉल्यूम कर्व। अब तुम पूछोगे ये तो ठीक है,
पर इससे क्या हुआ है, नॉर्मल वाली कंडीशन हो जाएगी। हाँ भाई ये तो नॉर्मल कंडीशन है, तो अब नॉर्मल कंडीशन है लेकिन हमें तो नॉर्मल कंडीशन तो अच्छी नहीं लगती है, हमें कॉम्प्लिकेशन चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशन चाहिए तो चलो हम पहले पेशेंट को करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। मान लीजिए हमारे पास में अस्थमा का पेशेंट आ गया, उसको ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले हम वॉल्यूम टाइम कर्व की बात करते हैं, तो जो हमारा वॉल्यूम टाइम कर्व है उसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के केस में ये वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से रिड्यूस होता हुआ आखिर में जाके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बनता है ऑब्स्ट्रक्शन का। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन का कर्व कुछ इस तरीके से, हमारा वॉल्यूम टाइम कर्व जो ऑब्स्ट्रक्शन का बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्शन तो हो गया, अब हो सकता है कि पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन हो। तो अब रिस्ट्रिक्शन की कंडीशंस में क्या होगा, तो रिस्ट्रिक्शन की कंडीशन में क्या होता है, ये इसकी पैरेलल हो जाता है, मतलब यहाँ पे जाके ये कभी भी अचीव नहीं कर पाता है इसको। अब देखो तुम पूछोगे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि 6 सेकंड में ये अब देखो पहले ग्राफ बना देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन का ग्राफ बनता है। इसकी बिल्कुल गंदा सा बना यार, पता नहीं यार मेरी ड्राइंग को क्या होगा। ड्राइंग अच्छी है वैसे मेरी। हाँ ये देखो, ये बन गया हमारे रिस्ट्रिक्शन का। नाम भी लिख देता हूँ, समझ में आए क्लियर। तो अब देखो कैसे रिस्ट्रिक्शन क्यों हुआ। अब देखो पहले क्या था, नॉर्मल कंडीशन थी। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, उसने 6 सेकंड में जाके उसने ऑब्स्ट्रक्शन था, मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन था, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, हम सांस नहीं छोड़ पाते, लेकिन भाई सांस निकल तो रही है। तो मान लो 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड में जाके आखिरकार वो क्या कर लेगा, जितना वो एयर छोड़ सकता था 6 सेकंड में जाके उतना वो वॉल्यूम यहाँ पे छोड़ देगा, उतना एयर का वॉल्यूम आखिरकार वो छोड़ देगा। मतलब 5 लीटर एयर थी, वो 5 लीटर एयर बाहर निकाल देगा। मान लो धीरे धीरे निकालेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके निकाल देगा। तो धीरे धीरे निकाल रहा था, इसलिए क्या हुआ है, देखो नीचे आ गया। क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होता चला गया टाइम के साथ में। मान लो 1 सेकंड में इतना था, 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, इस तरीके से। तो क्या हुआ, मान लो वो धीरे धीरे करके, लेकिन 5 लीटर उसने यार अंदर भरी थी, 5 लीटर उसने बाहर निकाल दिया। ऑब्स्ट्रक्शन था, उस वजह से क्या हुआ, बीच का रास्ता गड़बड़ हो गया, बीच के रास्ते में उसने कम एयर छोड़ी, तो इससे हमें ऑब्स्ट्रक्शन का पता लग गया। अब लेकिन रिस्ट्रिक्शन में क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन में प्रॉब्लम ये है कि भर ही नहीं पा रहा है ना बंदा सांस अंदर। जब उसके लंग्स एक्सपेंड ही नहीं हो रहे हैं, जब वो पोर्टली जिसमें उसको सिक्का भरना था वो एक्सपेंड ही नहीं हो पा रही, तो सिक्के बाहर कहाँ से निकालेगा। तो उसने क्या किया, मान लो उसने क्या किया, जब वो सांस भर ही नहीं पाया, तो वो 6 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, जब उसने 5 लीटर सांस अंदर ही नहीं ली, तो 5 लीटर छोड़ेगा कहाँ से। नॉर्मल पेशेंट मान लो 5 लीटर छोड़ रहा था, लेकिन ये तो केवल 2 लीटर ही अंदर भर पाया, तो छोड़ेगा भी कितना, 2 लीटर ही। तो कोई भी कंडीशन हो, ये कभी भी जाके इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट की बराबरी नहीं कर पाएगा, इसकी पैरेलल चलेगा। मतलब क्या है, सांस छोड़ तो बिल्कुल ठीक तरीके से रहा है, मतलब सांस छोड़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, हाँ भाई छोड़ पा रहा है वो सांस को, लेकिन जब सांस अंदर थी नहीं तो छोड़ेगा कहाँ से। तो क्या हो रहा है, कम अमाउंट में यहाँ पे उसका निकल, मतलब जो एयर थी वो कम अमाउंट में निकल रही, मतलब पैरेलली जा रहा है ये, इसके दोनों ये पैरेलल है। मतलब नॉर्मल पेशेंट का है और रिस्ट्रिक्शन वाले का पैरेलल तो है ग्राफ, लेकिन क्या उतनी सही ढंग से ये उसको नहीं छोड़ पा रहा है, सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन में सही ढंग से नहीं छोड़ पा रहा था, तो बीच वाला पाथ गड़बड़ हो गया। तो वो क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन में छोड़ तो सही पा रहा है, लेकिन वो भर ही नहीं पाया पूरी सांस। जब भर नहीं पाया तो छोड़ेगा क्या, तो कम एयर छोड़ रहा है वो, छोड़ उसी पाथवे से सही सिस्टम से रहा है, लेकिन क्या उतनी एयर ही छोड़ पाएगा जितनी वो भरेगा, तो कम एयर छूट रही है। यहाँ पे देखो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, एयर भी कैसी है, बिल्कुल कम है, मतलब जितनी उसको छोड़नी चाहिए तो उतनी नहीं छोड़ पा रहा है, भरी नहीं तो छोड़ेगा क्या। तो यही कंडीशन है ना। अब इतनी ज़्यादा सिंपलीफाई तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, और क्या करूँ बताओ इससे ज़्यादा सिंपलीफाई करने के लिए। अच्छा तुम लोगों को फिर भी अगर कुछ समझ ना आए ना तो बता देना मुझे, ऐसा मत समझना कि पूछने में कोई शर्म की बात है, ऐसा नहीं है, मैं बता दूंगा दोबारा से। मतलब मैं अच्छा हूँ ऐसा बता देता हूँ सबको दोबारा। देखो और अब इसमें तो इसी में क्या होगा, अपने पास फ्लो वॉल्यूम कर्व में अभी अपन देखते हैं। तो फ्लो वॉल्यूम कर्व में क्या होगा, अब फ्लो वॉल्यूम कर्व में क्या होता है भाई, ऑब्स्ट्रक्शन के केस आते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन के केस में वही प्रपात गड़बड़ होता है। मतलब देखो जैसे ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो बिल्कुल जाएगा सीधा इस तरीके से ऊपर तक पहुंच जाएगा, पीक तक यहाँ पे ये पहुंच गया, ऐसा बोल सकते हैं कि पीक तक पहुंच गया। हो सकता है थोड़ी सी कम रह गई है, लेकिन फिर क्या होता है भाई, आखिरी में जाके जब वो पीक के बाद में यहाँ से छोड़ना शुरू करता है ना, पीक मतलब एकदम झटके से उसने सांस छोड़ी, अब झटका देगा तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन है तो जितनी सांस छोड़नी चाहिए तो उतनी नहीं छोड़ पाएगा। तो उसका जो छोड़ने का पाथ है ना वो क्या हो जाता है, कर्व में बन जाता है, इस तरीके से कर्व बन जाता है उसका। ठीक है, इस तरीके से कर्व बन के आ जाता है, समझ गया इस बात को। ठीक है, अब ये कर्व क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा था वो एयर को यहाँ पे झटके के साथ में उसने सांस को छोड़ा और लगातार छोड़ते हुए जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि उसके पास में क्या है, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है। वो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जितनी एयर छूटनी चाहिए थी उतनी एयर, उतना फ्लो यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाया। मान लीजिए 5 लीटर पर सेकंड, 5 लीटर ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 1 लीटर पर सेकंड की दर से वो सांस को छोड़ रहा है, 1 लीटर छोड़ रहा है वो 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकंड में उसने छोड़ दी, तो 1 सेकंड में उसको कितनी छोड़ देनी चाहिए थी, 1 लीटर छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ, मान लीजिए वो केवल 250 ml छोड़ पाए, तो ये क्या हुआ, कर्व थोड़ा सा स्लाइड आ गया, क्योंकि जो एरिया है ना ये पूरा फ्लो देगा। अब एरिया फ्लो देने वाला है, तो अगर
अगर फ्लो कम हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो ग्राफ अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा सा कर्वेचर आ गया है। और इसको क्या बोलते हैं, जो दिख रहा है ना आपको इस तरीके का है, इसको बोलते हैं कविंग। कविंग बोलते हैं। कविंग किस में आती है, तो ध्यान रखना कविंग हमारी आती है किस में, स्पायरोमेट्री में। कविंग की फाइंडिंग कब मिलती है हमें, जब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन में भाई, अब रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा, तो रिस्ट्रिक्शन में तो क्या होगा, अब रिस्ट्रिक्शन में प्रॉब्लम देखो, लेकिन हाँ इंस्पायरेटरी बिल्कुल सही है क्योंकि सांस ले तो वो अच्छे से पा रहा है अंदर, केवल छोड़ने में दिक्कत आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या हुई रिस्ट्रिक्शन के केस में, हम देखते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन में ये हुआ भाई कि रिस्ट्रिक्शन में ना तो वो सांस सही से भर ही नहीं पा रहा, जब वो सांस सही से भर नहीं पाएगा, सांस सही से छोड़ ही नहीं पाएगा, तो फ्लो हमेशा क्या रहेगा, फ्लो उसका हमेशा कम रहेगा। कम क्यों रहेगा, क्योंकि भाई जब उसने सांस भरी नहीं है तो वो कहाँ से पूरी प्रॉपर छोड़ पाएगा। तो क्या होगा, हमारे पास में दोनों, हमारे पास में इंस्पायरेटरी आर्म, और इनको आर्म बोल सकते हैं, ये पर्टिकुलर आर्म है, ये भी एक आर्म है, इंस्पायरेटरी आर्म, एक्सपायरेटरी आर्म। तो हमारा जो एक्सपायरेटरी आर्म है वो भी कुछ इस तरीके से डिक्रीज होगा, और जो हमारा इंस्पायरेटरी आर्म है वो भी हमें कुछ डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि ना तो वो पूरी सांस अच्छे से भर पाया, ना वो पूरी, देखो क्या हुआ है यहाँ पे, फ्लो क्या हुआ है यहाँ पे, देखो फ्लो मतलब ये जो हमारा फ्लो था, फ्लो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, मतलब फ्लो का एरिया रिड्यूस हुआ है, लेकिन आर्म बिल्कुल इसके पैरेलल बना हुआ है। पैरेलल बना हुआ है मतलब क्या, कि वो सांस छोड़ पा रहा है, इसका मतलब जैसे वो पहले सांस छोड़ रहा था वैसे ही अभी सांस छोड़ रहा है, उसी फ्लो से वो सांस को छोड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि उसके पास में उतनी एयर है ही नहीं कि वो कंप्लीटली उतनी एयर को वो छोड़ पाए जितनी नॉर्मल पेशेंट एक छोड़ पा रहा था। तो क्या होगा रिस्ट्रिक्शन के केस में, ये यहाँ पे आर लिख देता हूँ, छोटा सा आर, और ये क्या है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन। रिस्ट्रिक्शन के केस में क्या होगा, ग्राफ पूरा का पूरा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ग्राफ एक क्या होता है, जो इसी के बिल्कुल पैरेलल ग्राफ रहेगा, लेकिन क्या होगा छोटा सा रहेगा, इसके अंदर हमें एक दिखाई देगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन में केवल कविंग देखने को मिलती है, जबकि रिस्ट्रिक्शन में पूरा का पूरा जो फ्लो वॉल्यूम कर्व है वो छोटा सा हो जाता है। तो आई होप ये समझ गए होगी कि ऑब्स्ट्रक्शन में, रिस्ट्रिक्शन में और इसमें क्या होता है हमारे नॉर्मल कंडीशंस में, और तीनों ये ग्राफ भी समझ में आ गए होंगे। एक बार और इन ग्राफ्स को हम और डिटेल में स्टडी कर लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ हो तो वो भी रह जाए। अब इससे सिंप्लीफाइड वर्जन में समझा पाना मेरे लिए तो भाई इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और टेक्निक पता हो कि इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है तो बता देना, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और जब ऑब्स्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे ना हम, कि दोनों डिसीजेस में डिफरेंस क्या होता है, जब तुम्हें फार्मा में क्यों आएगा, ये डिसीजेस में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम, या क्या बोलते हैं उसमें अपना पैथोलॉजी में भी आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव वाला केस। तो उसमें भी अगर हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि इनके बेसिस पर हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब और क्लियर समझ आएगा। और एक बार और हम इन ग्राफ को प्रॉपर्ली बड़े वे में बना के उसको समझेंगे अच्छे से, तो जो भी कन्फ्यूजन है ना सारा हट जाएगा। तो ये हमारा 4th लेक्चर था स्पायरोमेट्री की फाइंडिंग का। इसमें हमने समझा कि कौन कौन सी फाइंडिंग मिलती है। पहली फाइंडिंग FBC थी जिसमें रिडक्शन रिस्ट्रिक्शन को इंडिकेट करता है। दूसरी फाइंडिंग FEV1 है जिसमें रिडक्शन ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। तीसरी फाइंडिंग है FEV1/FBC जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0.7 है। अगर घटती है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, अगर बढ़ती है तो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। चौथी कंडीशन FEF 25-75 है जो मेजर करती है एक्सपायरेटरी फ्लो को 25% से 75% के बीच में। इसका डिक्रीज अगर इसमें होता है तो ये स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। फिफ्थ हमारी PEFR है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, जो हमारे क्विक एक्सेलेरेशन में जो एयर हमने बाहर छोड़ी है बल्क में उसको रिप्रेजेंट करता है और रिफ्लेक्ट करता है लार्जर एयरवेज की फंक्शनिंग को। और इसके बाद हमारे 2 ग्राफ होते हैं, फ्लो वॉल्यूम कर्व, वॉल्यूम टाइम ग्राफ। इसमें कौन सा ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉर्मल और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई बोलेगा मिक्स पैटर्न में क्या होगा, तो देखो मिक्स पैटर्न भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब मेरे पास कलर पेन खत्म हो चुके हैं तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ ब्लैक से बना देता हूँ। चलो ब्लैक से क्लियर हो जाएगा ना। देखो तो मिक्स पैटर्न में यहाँ पे क्या होगा, जो ये ग्राफ बनेगा ना वो मतलब अब देखो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नीचे बनेगा, इसमें क्या होगा अपने पास मिक्स पैटर्न में ये ग्राफ बना, इसमें कविंग भी आएगी और ये इस तरीके से छोटा भी हो जाएगा, मतलब दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब कविंग आ रही है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और इसका साइज छोटा हुआ है रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो मिक्स पैटर्न में कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा जो अपना इसमें वॉल्यूम टाइम कर्व में क्या होगा, इसमें भी वो यहाँ पे जगह ही नहीं बची हुई है, उसमें भी क्या हो जाएगा, वो दोनों के ग्राफ के कंबाइंस में इस तरीके से कुछ बन के आएगा कि ना तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ना रिस्ट्रिक्शन को, या हो सकता है किसी एक को पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करे। अब देखो ये तो हो गई है हमारी जो बुक्स में लिखी हुई है वो सब बातें। अब कंडीशंस क्या होती है, हमें कभी भी बिल्कुल ऐसी कंडीशन क्लियरली देखने को बहुत रेयर केसेस में मिलती है जहाँ पे बिल्कुल डायग्नोसिस अपनी क्लियर हो। हमें पता है कि पेशेंट को तो अस्थमा ही है और अस्थमा की ही डायग्नोसिस हमारी बन रही थी और उसी केस में ये बिल्कुल देखने को मिल गया, ऐसा होता है। लेकिन हमेशा आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको ये फाइंडिंग सारी ना मिले फिर भी पेशेंट को वही डिसऑर्डर हो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हमें आगे बढ़ना पड़ सकता है।
अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि अब आप बोलोगे कि देखो इसमें फोर्स लग रहा है, लेकिन मेरा पेशेंट तो भाई क्रॉनिक पेशेंट है, मतलब बहुत लंबे टाइम से बीमार है, अब वो फोर्स लगा ही नहीं सकता, उससे बैठते नहीं बन रहा है, तुम बोल रहे हो कि फोर्स लगाओ तब जाके पता चलेगा। तो इन्हीं सभी कमियों को जो हमारी लिमिटेशन है, स्पायरोमेट्री की जो लिमिटेशंस है, इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने एक और चीज़ को डेवलप किया और एक और टेस्ट को डेवलप किया, और इसी टेस्ट का नाम हमारे पास में होता है FOT, फोर्स ऑक्सीलोमेट्री टेक्निक। इसको इम्पल्स ऑक्सीलोमेट्री भी बोला जाता है। इसमें बस फोर्स लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ टाइडल वॉल्यूम पे होती है, मतलब जैसे हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं ना, उस पर ये जांच होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये पता है बहुत एडवांसमेंट है मशीनों का। बेसिकली आपको बहुत कम जगह पर ये FOT वगैरह देखने को मिलेगा, FOT फीनो जैसी जांचें। तो जो FOT है हमारा फोर्स ऑक्सीलोमेट्री टेक्निक, हाँ देखो जल्दीबाजी में क्या मैंने उसको ऑक्सीलोमेट्री बोल दिया, वो क्या होता है फोर्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। फोर्स ऑक्सीमेट्री या इम्पल्स ऑक्सीमेट्री, वो ऑक्सीलोमेट्री ही आता है, पता नहीं क्यों वो ऐसा उसका नाम ही है ना, तो ऑक्सीलोमेट्री बोलने में आ जाता है, लेकिन वो FOT है, फोर्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। तो फोर्स ऑक्सीमेट्री में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम पे सारी चीज़ें होती हैं, और जो हमारी स्पायरोमेट्री की जो कमियाँ हैं, लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियों को जैसे इसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, उस कमियां उस टेस्ट में जाकर पूरी हो जाती हैं। तो उस टेस्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको स्पायरोमेट्री फाइंडिंग्स में और उसके ग्राफ्स में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है।